नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का हाल ही में एक प्रांतीय अधिवेशन 31 अक्टूबर 2021 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक भूमिका अपनाते हुए कहा कि वह पेंशनर्स की मांगों की पूर्तता के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए उनके द्वारा जल्दी बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह एक अच्छी खबर है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगामी सीबीटी की मीटिंग को देखते हुए 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आने वाली सीबीटी मीटिंग में हो, तो इसके लिए प्रयास किए जाने वाले हैं। तो कौन से 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके कि 16 नवंबर 2021 को केंद्रीय न्यास बोर्ड यानी ईपीएफओ की सीबीटी बोर्ड की जो बैठक होने वाली है, तो उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए किस तरह से दबाव डाला जा सके। तो जी हाँ, माननीय कमांडर अशोक जी राउत की अध्यक्षता में यह जो बड़ा सम्मेलन है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है, जिसमें प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा प्रयास किए जाने के बारे में आश्वासन दिया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो पूरा सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके लिए कौन से 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपने संबोधन में क्या कहा गया है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और पता चल सके कि 16 नवंबर 2021 को जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है, तो इस बैठक को लेकर नैक द्वारा कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ये जो डिटेल जानकारी है तो उसे जानते हैं, पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाली जानकारियां है, तो उसके बारे में आपको समय समय पर पता चल सके। तो चलिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के देशव्यापी पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अधिवेशन जो है वह संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक भूमिका अपनाई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों की पूर्तता के लिए वचनबद्ध है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत की केंद्रीय टीम सहित उपस्थिति रही और उनके द्वारा मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को विशेष मार्गदर्शन भी किया गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्र सहित भारत के मुख्य समन्वयक की उपस्थिति भी इस सम्मेलन में रही। साथ ही विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति इस सम्मेलन में थी। तो जी यहाँ पर यह सम्मेलन जो है वो काफी ज्यादा सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है, क्योंकि इसमें विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। उसके बाद पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक CM देशपांडे और संगठन सचिव श्री सुभाष पोखरणकर, महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष श्री SN आंबेकर, कार्याध्यक्ष श्री कमलाकर पांगरकर सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों के नेताओं सहित 6000 से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारक उपस्थित रहे। तो जी यह जो सम्मेलन है वो 2 सत्रों में संपन्न हुआ है, जिसमें पहला सत्र श्री कमलाकर पांगरकर प्रांतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र ने प्रास्ताविक भाषण किया और विस्तार से बताया कि प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन का महत्व क्या है।
इस सम्मेलन के प्रथम सत्र में ही पेंशनर्स की समस्याओं और समाधान हेतु चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा सत्र में भाग लेते हुए मान्यवरों ने अपने अपने विचार रखे और सभा को संबोधित भी किया। श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर श्री PN पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री आसाराम शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री CM देशपांडे, मुख्य समन्वयक पश्चिम भारत संगठन सचिव पश्चिम भारत श्री SN आंबेकर, प्रांतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र श्री DM पाटिल, समन्वयक उत्तर महाराष्ट्र श्री मोहन सिंह राजपूत सहित कई मान्यवरों ने इस सभा को संबोधित किया है। सभी ने नैक संगठन को सभी प्रकार के सपोर्ट करने का संकल्प भी इस सम्मेलन में दोहराया। वरिष्ठ मजदूर नेता और बीजेपी शहर अध्यक्ष श्री संजय केनेकर ने भी सभा को संबोधित किया और इस विषय पर हर संभव प्रयत्न करने का संकल्प भी किया है। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरत, राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा श्रीमती जयश्री किवलेकर, पश्चिम भारत की मुख्य समन्वयक सौ सरिता नारखेड़े, नैक महिला फ्रंट की नेता सौ कविता भालेराव आदि महिला नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। महिला जागरण और राष्ट्रीय संघर्ष समिति में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया है। तो जी हाँ, इस सम्मेलन में 4 बड़े फैसले यहाँ पर पारित किए गए हैं, तो उसके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। तो जी हाँ, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना के क्रमिक अनशन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे मंजूर नहीं हो जाती। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया गया है वो है संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए जो क्रम जारी रखा गया है, तो उसे जारी रखते हुए EPS 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान को और अधिक तीव्रता से चलाया जाएगा। उसके बाद आगामी दिनांक 16 नवंबर 2021 की CBT मीटिंग को ध्यान में रखते हुए सभी CBT सदस्यों को तुरंत मुख्यालय द्वारा पत्र लिखे जाए, पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु दबाव बनाया जाए और कर्मचारियों के प्रतिनिधि CBT सदस्यों के कार्यालय या फिर घर के सामने दिनांक 10 नवंबर 2021 के पहले बैठा सत्याग्रह किया जाए। उसके बाद चौथा यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है, वह है दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में एक प्रभावी राष्ट्रव्यापी आंदोलन तहसील स्तर, जिला स्तर, राजधानी स्तर और दिल्ली स्तर की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए, जिसके अंतिम स्वरूप को CWC की जमशेदपुर मीटिंग में आगे की रणनीति ठहराते समय मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद अधिवेशन कार्यक्रम के आयोजक श्री कमलाकर पांगरकर, मुरलीधर पोपलघर आदि ने कार्यक्रम की सफलता हेतु विशेष परिश्रम किया है। तो जी हाँ, यह जो सम्मेलन है वो 2 सत्रों में यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र में माननीय डॉक्टर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागवत कराड़ जी की उपस्थिति रही और उनके द्वारा मार्गदर्शन भी किया गया। साथ ही माननीय कमांडर अशोक जी राउत सहित भी अन्य जो नैक की टीम है तो उनकी उपस्थिति इस सम्मेलन में रही और माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभा को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर भागवत कराड़, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय कमांडर अशोक राउत और नैक के प्रमुख नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलन कर दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही आयोजकों की ओर से माननीय मंत्री महोदय जी का सम्मान भी किया गया। नैक चीफ माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताकर पेंशनर्स का पक्ष रखा। आगे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार को इस समस्या को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विचार करते हुए पेंशनर्स को न्याय प्रदान करना चाहिए। अंत में नैक प्रमुख ने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को तुरंत पूरा करवाए, क्योंकि हमारे सदस्य दिन प्रतिदिन संसार से विदा होते जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र नैक टीम ने भी माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री अशोक राउत मुझसे 3 बार मिल चुके हैं और मैंने EPS 95 योजना के पेंशनर्स की समस्याओं का अध्ययन भी किया है। आपका हक आपको मिलना ही चाहिए। दीपावली के तुरंत बाद पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और मांगे मंजूर करवाने के लिए मैं वचनबद्ध भी हूँ। तो ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो 31 अक्टूबर 2021 को प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि
माननीय कमांडर अशोक जी राउत की उनसे 3 बार मुलाकात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उनका भी अध्ययन किया है और वो दिवाली के बाद इसके ऊपर ठोस कदम उठाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो वो पूरा करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस सम्मेलन से भी एक यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आई है। साथ ही इस सम्मेलन में 4 बड़े फैसले आगामी सीबीटी की बैठक को देखते हुए किए गए हैं, जिनका असर अगर सीबीटी मीटिंग पर हुआ तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो एक और बड़ा सम्मेलन संपन्न हुआ है तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं तो उन अपडेट को हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में